और इस खास बजट पे बात करने के लिए हमारे पास दो खास मेहमान हैं। विनीत मित्तल साहब हैं, अवाडा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और हमारे साथ अशोक सहगल साहब हैं, ये फ्रंटियर चेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो हम यही पूछना चाहेंगे, बजट पे आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि मिडिल क्लास को बहुत कुछ मिल रहा है, कंजम्पशन बढ़ाने की बात करी है, अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी। आपका पहला रिएक्शन जब आपने बजट सुना तो क्या था? आपने जो उम्मीद की थी उससे बेहतर लग रहा है ये बजट? जो उम्मीद थी वो तो पूरी हुई है, और कई भाग में ये जो हमारी उम्मीद है उनसे भी आगे आया है जी। तो ये तो हमें तो बहुत खुशी है ये बजट सुन के। खास करके अगर आप एमएसएमई के तौर से देखें तो जो उन्होंने बजट लिमिट्स बढ़ाई हैं वो तो एक बात है, पर दूसरी तरफ जो उन्होंने शुरुआत में कहा कि 3 सेक्टर हैं जिन पे वो फोकस करना चाहती हैं। पहला एमएसएमई, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा एक्सपोर्ट्स जी। ये तीनों चीज़ें जो हैं एमएसएमई के लिए बहुत अहमियत रखती हैं जी। तो इसलिए एक तो जो ओवरऑल एमएसएमई का उन्होंने कहा वो तो ठीक है, पर ये हमें याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने लिमिट्स बढ़ाई हैं, अभी तक मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में एमएसएमईज का भाग होता था करीब 45%। मुझे उम्मीद है कि अब ये इंक्रीज लिमिट से ये 60% के आसपास पहुंच जाएगा। मित्तल साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी ऐसी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी इस बजट में, सबसे अगर की टेक अवे आपसे मैं पूछूं, बजट सुनने के बाद कौन सा एक पॉइंट ऐसा है जो आपको लगा कि सबसे हाईलाइट है इस बजट का? अगर इस बजट का हाईलाइट देखें तो मैं कहूँगा संकल्प से सिद्धि वाला बजट है कि जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि हमको चाहिए कि हर स्तर के लोग अच्छे से रह सकें, अच्छी सुविधा पा सकें और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट कर सकें। मेरे को ये बजट उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट लग रहा है। अगर आप देखिए तो आम इंसान के लिए टैक्सेशन को कमी करके उनके हाथ में लिक्विडिटी बढ़ाने का संकल्प लिया। एमएसएमई क्षेत्र को देखिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आज व्यापारियों को कि उनके पास कैपिटल नहीं होती, उनको घर घोड़ा गाड़ी सब गिरवी रख के तब प्रोजेक्ट्स करना पड़ता है, सारी रिस्क लेनी पड़ती है, ऑल इन जिसको वेस्ट में बोला जाता है। जब तक वो ना काम करे एमएसएमई सफल नहीं होता। तो एमएसएमई का पेमेंट सिक्योरिटी बढ़ाया पिछले बजट में। इस बजट में एमएसएमई के 20 करोड़ तक के लोन के लिए गारंटी सरकार ने दे दी। तो इससे क्या होगा, बैंक लाइन लगा के लोन देगी, क्योंकि अब लॉस की गारंटी तो सरकार की है, कमाने का धंधा उनका है। और अब इसके बाद देखिए तो किसान भाइयों के लिए स्कीम बनाई। और फिर जो प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत का, विकसित भारत तब तक नहीं हो सकता जब भारत टेक्नोलॉजी को फुल्ली अडॉप्ट नहीं करेगा। हमारे स्कूलों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी, हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं होगी, और जो हमारे मेक इन इंडिया हैं उसको हम टोटल वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम केवल कन्वर्टर बन के नहीं रह जाएंगे। एक सहगल साहब, आप सीआईआई की जो एमएसएमई काउंसिल है उसमें को चेयरमैन है, और जब स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर कर रही थी उन्होंने स्टार्टिंग में ही उन्होंने साफ कर दिया था कि एमएसएमई के लिए काफ़ी कुछ होने जा रहा है, चाहे वो क्रेडिट गारंटी को लेकर जो अनाउंसमेंट हो। कितनी ज़रूरत थी इसको बढ़ाने की, कितनी ज़रूरत थी? और आप चूँकि इंटरैक्ट करते रहते हैं एमएसएमई से, बाकी कंपनियों से भी आप बात करते रहते हैं, क्या इंडस्ट्री ये मांग कर रही थी और क्या मांग के अनुरूप जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पूरा किया या उम्मीद से ज़्यादा कर दिया? यहाँ भी इसमें 2 पहलू हमें देखने चाहिए। एक तो जो एमएसएमईज अच्छा काम कर रही थी, उन्हें लग रहा था कि भाई हमारी अगर लिमिट बढ़ा दी जाए तो हमें जो स्पेशल स्कीम में फंडिंग वगैरह मिल जाती है, लोन्स मिल जाते हैं, उसके सहारे हम जल्दी से जल्दी बड़े हो सकेंगे। एक तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और वो जब बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। दूसरा है कि माइक्रो सेक्टर में अगर आप देखें तो माइक्रो सेक्टर में बहुत दिक्कतें आती हैं। वहाँ पे एक उन्होंने क्रेडिट कार्ड की बात की, और उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई एग्रीकल्चरल साइड पे हम एम्फेसिस करेंगे, डायरेक्टली तो एमएसएमई पे नहीं जोर देता, पर वो आगे उन्होंने जो कहा कि भाई जो प्रोड्यूस होगी उसकी आगे प्रोसेसिंग करके तो वो जो इंडस्ट्री है उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। सहगल साहब, एमएसएमई से ही जुड़ा हुआ एक सेक्टर स्टार्टअप्स की, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा फंड है, 10,000 करोड़ का एक बड़ा फंड ऑफ फंड्स की बात कही गई है। पिछला जो फंड था वो लगभग खत्म हो चुका था, अभी एक नया बूस्ट मिला है। यहाँ पे भी ये जो एरिया है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो एमएसएमई की कैटेगरी में आएंगे। हम जब शुरुआत करते हैं
तो यहाँ पर जब आपको शुरुआत में एक फंड मिलता है, लोगों के हाथ में तो पैसा दिया ही इनकम टैक्स के जरिए, लेकिन स्टार्टअप्स का, एमएसएमई के हाथ में भी पैसा है। आप ऑपरेटिंग कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में ऑपरेशनल पैसा मिल जाए तो अच्छा है। आपको लगता है इसमें काफ़ी हद तक सरकार सफल रही है इस बार? इसकी सफलता तो रही है, क्योंकि यही जाहिर होता है जबकि जो उन्होंने फंड्स पहले एलोकेट हो गए थे वो पूरे यूटिलाइज हुए हैं। इसी से पता लगता है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, और जो उन्होंने और पैसे इसमें एलोकेट किए हैं उससे होता है कि उनको भी विश्वास है कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना अच्छी चीज़ है। अब हम सब कहते हैं कि भाई हम वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें उसका फ़ायदा हो। सरकार भी उसी ढंग से देख रही है, यहाँ इन्वेस्ट किया जाए क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा है, और वो जो सरकार को फ़ायदा है वो सबके लिए फ़ायदा है। तो इसलिए स्टार्टअप स्कीम जो है ये कंटिन्यू करनी चाहिए, और जो स्टार्टअप हो रहे हैं मेरी नज़र में ये सब नए एरियाज़ में हो रहे हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में नहीं हो रहे इतने। तो चाहे आपका ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है पर उसके मॉडर्नाइजेशन में जा रहा है, उसके अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी में जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी मतलब साहब ग्रोथ के लिए स्टार्टअप पे मैं क्या कहना चाहूँगा कि ये दो डिफरेंट चीज़ें की। स्टार्टअप जब आप 10,000 करोड़ देते हैं तो जो स्टार्टअप का मतलब मनी, मान लीजिए मेरे फंड को दिया तो मैं उस पर 5 या 10 गुना और फंड उठाऊंगा दूसरे से, तो ये 1 लाख करोड़ तक का इससे इक्विटी मिलता है जी। एक्चुअली सरकार ने दोनों पहलुओं को देखा है कि अगर किसी एमएसएमई के पास इक्विटी की शॉर्टेज होती है तो स्टार्टअप फंड के थ्रू इक्विटी आ रही है, डेट का जो पोर्शन है वो आ रहा है आपके फर्स्ट क्लास गारंटी से या क्रेडिट एनहांसमेंट से। तो एक्चुअली ये दोनों विषय इतने अच्छे तरीके से लाए हैं कि आपने इक्विटी की समस्या सॉल्व कर दी, डेट की समस्या सॉल्व कर दी, अब आप काम करिए और सफल होइए। अब वो आदमी के पास छोड़ दिया। अमिताभ साहब, एक बहुत बड़ी संख्या में जो स्टार्टअप्स हैं वो क्लीन टेक्नोलॉजी में फोकस्ड हैं, और यहाँ पे जो अगर एक स्पीच सुने तो उसमें एक जो अंडरलाइंग थीम है वो सस्टेनेबिलिटी पर हमें दिखता है। शुरू से लेकर लास्ट तक हम देखें कि सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई है। चाहे बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनमें आपने ड्यूटी हटाई है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में आपने सस्टेनेबल सोलर पैनल, ईवी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन पे बढ़ाने की बात कही गई है। क्या हम कह सकते हैं कि जिस एक ज़रूरत थी सस्टेनेबल पुश देने की, बजट उसमें पूरा खरा उतरता है? एक्चुअली अगर आप बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को साथ में देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ तथ्यों को बहुत ओपन में लाया है कि पूरे विश्व में सीबैम जैसे टैक्सेस आ रहे हैं। सीबैम टैक्स की वजह से यूरोप में 8 बिलियन का भारतवर्ष का एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होता है। इसलिए कार्बन मार्केट को भी रोबस्ट करना, कंप्लायंस मार्केट बढ़ाना, उस पे भी सरकार की पहल है। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे और बजट काफी अलाइंड दिख रहा है। उसमें उन्होंने बताया कि जो सोलर और विंड और हाइड्रो हैं उसके वजह से बिजली की कॉस्ट कितनी कम आ गई है। तो एक ये केवल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से जोड़ा है, एक इसको सीबैम और दूसरे देशों के टैक्स से जोड़ा है, तीसरा उन्होंने भारत के नेट जीरो टारगेट से जोड़ा है, चौथा जोड़ा है कि भारत के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं वातावरण और पर्यावरण के रिलेटेड पॉल्यूशन की वजह से उससे जोड़ा है। तो इसलिए मैम ने क्या किया है कि जब सभी सेक्टर को सपोर्ट किया तो सपोर्ट के साथ साथ बोला वो भी क्लीन टेक में हो, कि उसके लिए भी अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो ग्रीन एनर्जी को यूज करे, जिससे उससे जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विदेशों में टैक्स ना लग जाए, क्योंकि आप यहाँ से तो एक्सपोर्ट कर दोगे और दूसरे लोग आपको ग्रीन टैक्स या ग्रीन सेस लगाएंगे। तो आज इकोनॉमी के लिए सबसे सही डिसीजन ये है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल विद नेचर करें और नेचर को नर्चर करें, और बजट ने उसी भावना को बढ़ोतरी दी है। और उसी भावना में एक और बात थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अलग अलग पॉलिसीज हैं, लेकिन अब एक मिशन मोड पे आप चल रहे हैं। सहगल साहब, ये आपसे भी जुड़ा हुआ है, आपसे भी जुड़ा हुआ है, आप दोनों से जुड़ा हुआ है, और इसमें भी उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की बात की कि इस मिशन के अंदर भी एक सस्टेनेबल थीम रहेगी। अगर आप बैटरी के लिए करते हैं, अगर आप ईवीज के लिए करते हैं, अगर आप एनर्जी स्टोरेज के लिए करते हैं, तो उसको एक अलाइनमेंट के साथ चलना जाएगा। सर, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की तो बात कही जा रही थी, लेकिन अब जरूरत है इसको एक मिशन मोड पे चलाने की। आपको लगता है ये एक अच्छा स्टेप है इस बारे में? देखिए, मिशन मोड का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकारी तौर पे वो इसकी छानबीन करके डिसाइड करेंगे कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग हमने बढ़ानी है किस एरिया में बढ़ानी है, और उस एरिया में जहाँ बढ़ानी है उसमें क्या ज़रूरतें हैं, क्या कमियां हैं, और उसको कैसे सपोर्ट करें। नहीं तो ऐसे है कि भाई जनरली कह दिया कि हाँ जी मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, किस दिशा में बढ़नी चाहिए, किस प्रोडक्ट पे बढ़नी चाहिए, किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बढ़नी चाहिए,
और उसके लिए आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या सिर्फ आपने इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दिया, हाँ जी हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, पर वो इंडस्ट्रियल एस्टेट में किस टाइप की इंडस्ट्री आएंगी, जैसे मित्तल साहब कह रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या पुराने तरीके से करेंगी, जो कि आज की तारीख में आउटडेटेड है या इनएफिशिएंट है या ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के लिए एक ऊंचे स्तर का दृष्टिकोण चाहिए। अच्छा, एक चीज़ में मैं आपको और आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, आर्थिक रिफॉर्म की तो बात की गई, एक लीगल रिफॉर्म की बात भी गई, जन विश्वास बिल 2.0 की बात हो या फिर विवाद से विश्वास की बात हो, एक जो गैर ज़रूरी नियम है उनको हटाने की यहाँ पे कुछ आधारशिला रखी गई है। आप चूंकि एमएसएमई से डील करते थे, उनकी क्या ये मांग थी? क्योंकि बहुत सारे कानूनी पचड़े में लोग फंस जाते हैं। जब आप छोटा बिजनेस शुरू करते हैं आप शुरुआत में ही परेशान हो जाते हैं। एक ज़रूरत थी इस लीगल रिफॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं। ये ज़रूरत थी और ज़रूरत है और मुझे लगता है कुछ साल रहेगी, पर इसमें कई स्टेट्स हैं जिन्होंने पहल की है और इसमें जैसे राजस्थान ने कहा है कि 3 साल तक आपको कुछ नहीं करना। तो शुरू में अगर कोई उद्यम शुरू करना चाहता है तो उसका कितना समय लग जाता है कि भाई वो जो शुरुआत के लिए परमिशंस आपको चाहिए, तो वो करते करते ही एक तो समय लग जाता है, आपकी पूंजी लग जाती है और फिर उसके बाद आप ऑपरेशन में आते हैं और उसके बाद आपकी कमाई होती है। तो वो जो समय का गैप है उसको कैसे कवर करें। ये अब ये ऑनलाइन होने से कई चीज़ें और कई चीज़ें सिंप्लीफाई होने से तो ये है कि कोई आपने फाइल सबमिट की तो उसमें क्या कमी है, कहाँ तक पहुँची है और कब बाहर निकलेगी, ये सब साफ हो गया है। एक्चुअली मेरे को उसमें क्या सबसे अच्छा लगा, जो विश्वास है, ट्रस्ट। अगर आप मैम की स्पीच में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वर्ड ट्रस्ट हुआ है। ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटनाइज लेटर। हाँ, तो वो अगर आ गया, जो मैम ने बोला, अगर ये इम्प्लीमेंट कर लिया, आज क्यों जीएसटी वाले किसी के यहाँ रेड करने पहुंच जाते हैं? भाई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर किसी कंपनी ने नहीं दिया है तब आप पहुंचिए उसके यहाँ। आज दिक्कत क्या हो रही है कि हर किसी को पहले प्रूव करना पड़ता है कि आप ईमानदार हैं। छोटे व्यापारियों को तो इतना कष्ट देने लग जाते हैं, वो आदमी धंधा कब चलाएगा और कब तक कंप्लायंस करेगा, इतनी सारी कंप्लायंस की जरूरत है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन की जो बात की, विवाद से विश्वास इनकम टैक्स में, जीएसटी में बात की, ये फाइनेंस मिनिस्टर की जागरूकता दिखाता है कि वो जनता के फीडबैक के प्रति उनकी संवेदनशीलता है। और इसीलिए वो आज वो कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रही थी अपने बजट स्पीच के थ्रू कि हम आप पे विश्वास करते हैं, आप उस विश्वास को सफल बनाइए, उस विश्वास को मत तोड़िए। हम तो अपना प्रयत्न करेंगे ही सब चीजों को सरल करने के लिए, बट एज ए इंडस्ट्री आप भी उस विश्वास को कायम रखिए। अच्छा, एक शब्द सर मैं जो बार बार बजट में देख रहा था, 2-3 कुछ खास थीम दिख रही थी। डीप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी। टेक्नोलॉजी पे खासा फोकस है, चाहे अलग अलग थीम्स में आपको क्यों ना देखने को मिले। कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हम आज के समय में भारत का बजट जियोपॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसेस हैं उससे अलग नहीं हो सकता। आपको लगता है ये जो नए एरियाज हैं, एआई, मशीन लर्निंग, डीप टेक्नोलॉजी, इन पर फोकस ज़रूरी है? ये तो बहुत ही जरूरी है। आप आज का युद्ध कल के तलवार से नहीं लड़ सकते। आपके पास सबसे पैनी तलवार भी होगी तो आज की टेक्नोलॉजी में आप सकेंगे नहीं। तो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अगर आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो भारत सरकार एआई क्या, उसको एजीआई पे काम करना चालू करना चाहिए। और एजीआई पे आज काम करना चालू करेंगे तो 2030 तक जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे ह्यूमैनिटी के इंटेलिजेंस के बराबर बन जाएगी तब हम रेडी रहेंगे। आज आप क्या कर रहे हो, आप चैट जीपीटी यूज करते हो या प्रॉक्सिमिटी यूज करते हो या कोई भी गामा यूज करते हो या ग्रॉक यूज करते हो, ये सारे टूल विदेश के हैं। जब आप अपने थॉट्स को कोलेट करते हो, वो आपके थिंकिंग पैटर्न को समझ रहे हैं, आपके सोच को समझ रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स को समझ रहे हैं। तो आप अपना भारतीय डेटा किसी और विदेशी मुल्क को दे रहे हैं। तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि आज जितनी भी डिजिटल एसेट हैं और डिजिटल टैलेंट है भारतवर्ष की, वो भारतवर्ष में रहे। और जितने भी इस तरह के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जैसे जीमेल में 90 करोड़ यूजर भारतीय मूल के हैं और पूरे विश्व के मिला के 30% हैं, तो वो जीमेल के सारे डेटा सर्वर भारतवर्ष में होना चाहिए। तो डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटाइजेशन, आज 3 ट्रेंड चल रही है विश्व में। सबसे पहले चल रही है ट्रेंड डी ग्लोबलाइजेशन की, सेकेंड ट्रेंड चल रही है डिजिटाइजेशन की और थर्ड चल रही है डीकार्बनाइजेशन की। आप तीनों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है इस बार बजट में। और हम सुबह से कई सारे मेहमान यहाँ आ रहे हैं और लगभग कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिनके लिए कुछ खास अलग से फाइनेंस मिनिस्टर ने ना दिया हो। सबका साथ सबका विकास यहाँ पे बजट में दिख रहा है, साफ दिख रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए चुनना, सहगल साहब, मित्तल साहब, कि
कोई 3 चीज अगर मैं आपसे पूछूं सहगल साहब कि कोई 3 चीज जो आप इस बजट से ले जा रहे हैं, जो आपको लगता है इस बजट की हाईलाइट रहे, कौन सी 3 चीज ऐसी रहेगी आपके हिसाब से? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने विश्वास प्रकट किया है कि भाई अब तक जो हुआ है वो सही दिशा में है और उसके सही रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि पिछले बजट में थी जो कि इस बजट में बिल्कुल काट दी गई है। सो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने करेक्ट किया है, पर सब पॉजिटिव है कि भाई ये चीज़ हो रही है तो इसको हम और बढ़ोतरी दें और कौन कौन सी चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, ये उन्होंने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया है। दूसरी बात कि जो उन्होंने पहचाना कि सिर्फ शहरों में नहीं होना चाहिए, ये रूरल एरियाज़ में होना चाहिए और पूरी पॉपुलेशन में लोएस्ट लेवल तक और वर्कर लेवल तक होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया था लाइफ वर्क बैलेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए सबके लिए। तो सबका साथ सबका विकास ही बनाए रखना, ये इसमें कई तरीकों से उन्होंने अपने अनाउंसमेंट से जाहिर किया। मित्तल साहब, 3 बड़ी चीजें जो आप इस बजट से ले जा रहे हो, ये आखिरी सवाल। मैं कहूँगा ये जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म फॉर विकसित भारत, उसकी एग्जीक्यूशन मॉडल दिखी। क्या दिखा? सबसे पहला जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्ट। व्यापार के साथ क्रिमिनलिटी को जोड़ना ही एक गलत मैसेज देता है, तो सरकार ने और कोशिश की कि उस चीज़ को, सारे व्यापार से रिलेटेड विषयों को डीक्रिमिनलाइज करें। ज़्यादा ट्रस्ट, जो किसी को जॉब दे पाते हैं उसके साथ ज़्यादा ट्रस्ट दें। आम जनता जो सोचती थी हमेशा बजट केवल बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक्सरसाइज है, वो एक आम जनता के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, उनके टैक्सेस की जो एक्सपेक्टेशन है उसको में सुधार लाएं, और उसके साथ क्या क्या ग्रीन लाइफस्टाइल जो है, जो सबसे बड़ी समस्या विश्व के लिए है, वो उस समस्या को कि डीकार्बनाइजेशन इंडस्ट्री को कैसे करें, और जो डीकार्बनाइजेशन कर रहे हैं और उसके लिए जब सारे संसाधनों की जरूरत है उसको मूलतः भारत में कैसे प्रोड्यूस करें, उसके लिए पूरी पॉलिसीज को बनाया। और जो डीग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है, उस डीग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड में भारत को शक्तिशाली कैसे बनाए और विकसित कैसे बनाए, उसकी सारी पॉलिसीज का ताना बुना किया। एक्चुअली ये सारी चीजें बजट की हाईलाइट थी। अभी और डिटेल्स भी देखेंगे तो और अच्छाइयां निकलेंगी। बिल्कुल देखेंगे, और ग्रोथ हो लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ हो, लोगों के हाथ में पैसा आए। सहगल साहब, मित्तल साहब, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमसे बात करने के लिए, बजट के बारे में अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।